नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी वाकई हैरान कर नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची जो घटना है वाकई आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। आजकल घटनाएं बहुत होती हैं। लोग रिश्तों पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। सबसे जो रिश्ता पवित्र माना जाता है वो पति पत्नी का माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इस रिश्ते को तार तार कर देते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की। कहानी शुरू करूँ उससे पहले प्रतिदिन की तरह आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये चैनल आगे चल पाएगा, अन्यथा चल नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए सीधा सीधा कहानी का रुख कर लेते हैं। जो आज की कहानी है राजस्थान के भिंड इलाके की है। इसी के अंतर्गत एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम है मीरपुर। इसी मीरपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मदन होता है। मदन की उम्र लगभग 25 साल के करीब होती है। मदन दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। मदन वक्त के साथ साथ उसके परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं, और शादी करते हैं एक शोभा नाम की लड़की से, जो बगल के ही गांव के ब्रिजेश की लड़की होती है। बगल के ही गांव की लड़की होने के कारण जो मदन है, इसकी ससुराल भी आना जाना लगा रहता था। वक्त गुजरता है, जब थोड़ा पुराना होता है तो इसका ससुराल आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है, क्योंकि ससुराल में भी इसके कोई साला नहीं था, ना कोई साली थी। इकलौती बेटी थी, जहाँ पर वहां पर इसको नेवासा मिला हुआ था। अब जो भी उस परिवार का कार्य होता था, ये टोटल कार्यभार संभालता था, एक दामाद होने के नाते, एक बेटा होने के नाते। वक्त के साथ साथ जो मदन है, अब उसके पास तंगियां आने लगती है। एक दिन वो अपने परिवार में बात करता है, अपनी पत्नी से बात करता है। कहता है कि अब यहाँ पर रहने पर गुजारा नहीं हो रहा है, क्यों ना मैं बाहर चला जाऊं, यानी कि विदेश चला जाऊं। जब ये बात उसके परिवार वाले सुनते हैं तो उसके परिवार वाले हामी भर देते हैं। जब ये बात उसकी पत्नी जब सुनती है तो पत्नी पहले तो मना करती है, लेकिन मदन जब उसे समझाता है, अच्छे तरीके से समझाता है, कहता है देखो हम लोगों का खर्चा कैसे चलेगा, हम लोग जो परिवार है खेती से चल नहीं पा रहा है, इतने पैसे आ नहीं रहे हैं जिससे हम लोगों का गुजर बसर अच्छे से हो सके। अब इसी के साथ साथ जो शोभा है वो भी समझ जाती है और संभालने की कोशिश करती है खुद को, और उसके बाद वो भी राजी हो जाती है। जो मदन है टिकट कराता है, वीजा पासपोर्ट सारा कुछ अपना कंप्लीट करवाता है, और कंप्लीट कराने के दौरान उसकी फ्लाइट होती है 23 अगस्त 2022 को। 2022 23 अगस्त के महीने में उसकी जब फ्लाइट होती है, अब वो जाने के लिए घर से जब निकलता है तो उसकी पत्नी उसको बार बार मना करती है कि एक काम करिए कि आप मत जाइए, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। मदन की पत्नी कहती है पैसे रुपए की जो जरूरत है वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जो मेरे बदन की जरूरत है, जो मेरी जिस्म की जरूरत है, जो आग है, वो कैसे बुझेगी। जब इस बात को जो मदन है ये बात सुनता है तो वो खुद को संभालता है और कहता है खुद का ध्यान रखना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। ये कह करके मदन अपने विदेश यात्रा पर चला जाता है। विदेश चला जाता है जॉब करने के लिए। वक्त गुजरता है, वहां से वो कमाता है, पैसे रुपए भेजता है, और घर में जो पत्नी है उसकी, उसके परिवार के लोग हैं, जो भी होता है सारी चीजें अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से चलने लगती है। सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाती है। अब वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ घर में दो बूढ़े जवान बहू है, और दो बूढ़े सास ससुर है। ये तीन लोग हैं। वक्त के साथ साथ जो 1 साल का जब समय गुजरता है, यानी कि 2022 में जब वो अगस्त में जाता है, तो इसी अगस्त लगभग सितंबर महीने में उसके सास और ससुर का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें शोभा के सास और ससुर इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब इधर जो शोभा है, अब वो चाह कर भी
कुछ नहीं कर पाती और वो अकेले रहने लगी। वक्त के साथ साथ जो मदन है वो आ नहीं पाता है, क्योंकि जल्द ही अभी वो गया था, 1 ही साल हुआ था, उसके 2 साल का वीजा था, 1.5 लाख रुपए नुकसान हो जाते, एक्स्ट्रा पैसे लगते, और प्लस खुद के पास से टिकट लगाना होता, तमाम खर्चे आते। इस वजह से मदन के पास इतना इनकम का जो सोर्स है वो था नहीं। इसी वजह से मदन फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी को कहता है कि जो भी क्रियाक्रम है वो अपने हिसाब से कर लो, बाकी जो लोगों की जो तेरही है वो मैं आऊंगा तब मैं अपने हिसाब से करूंगा। ये बात जब उसकी पत्नी यानी कि जो शोभा है वो सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है। अब जो साथ ही साथ जो मदन है और इन दोनों की फोन पे बातचीत होती रहती थी, लेकिन जो शोभा है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, जवान है, अभी 23 साल की उम्र है। अब इसके अंदर इतनी आग है, ऊपर से जो पति है वो विदेश है, आखिर वो करे भी तो क्या करे। इसलिए उसने एक अपना दोस्त बनाया, गांव का ही एक लड़का होता है, जिससे उसकी बनने लगती है। जो भी जरूरत होती उसी जरूरत को वो पूरा करने के लिए उस लड़के को बुलाती, यानी कि जो विनोद नाम का लड़का है, विनोद जिसकी उम्र लगभग 21 साल है। विनोद को किसी भी जो भी जरूरत होती, यानी कि बाजार का सामान लाना होता या फिर खेत का काम होता, जो भी बातें होती, जो भी काम होता, वो विनोद को कहती तो विनोद कर देता था। एक दिन विनोद खेत में पानी चला रहा था उसके, और जब रात ज्यादा हो चुकी थी उसी दौरान बारिश होती है। बारिश होने के बाद जो विनोद है वो कहता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब जो शोभा है वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो कि जल्द से जल्द पानी बंद करके और घर चले आओ, मेरे ही घर चले आओ, अपने घर मत जाना, सुबह में अपने घर चले जाना। इस पर जो विनोद है वो कहता है कि ठीक है। खेत में पानी बंद करता है और किसी तरह भीगते हुए शोभा के घर पे पहुंचता है। शोभा घर में अकेली होती है। ऊपर से जो विनोद है वो उसका बदन एकदम भीगा हुआ था, और जो विनोद है को एक तौली देती है। विनोद तौली से अपने बदन को पोंछ रहा है, कपड़े बदल लेता है, और कपड़े बदल लेने के बाद जो शोभा है उसको एकटक देख रही थी। विनोद कपड़ा बदलता है और बदल लेने के बाद जो शोभा है वो खाना गर्म करती है, और खाना गर्म करके विनोद को देती है। विनोद खाना खाता है, फिर दोनों बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद जो शोभा है वो कहती है कि बेडरूम एक ही है, एक काम करो कि चलो तुम एक किनारे तुम सो जाना, एक किनारे मैं सो जाती हूँ। विनोद है वो कहता है कि ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सो जाऊंगा। इस पर जो शोभा है वो कहती है कि ठीक है। अब दोनों कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद जो विनोद है उसके बदन पर केवल एक तौली होती है, और पूरा बदन जो है उसका जो शरीर है पूरा नग्न होता है। वो एक किनारे बेड पे सोया रहता है और इधर एक किनारे शोभा सोई रहती है। और ये दोनों जो बातचीत करते हुए, शोभा धीरे धीरे उसके पास आती है और उसको कहती है, वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है। तो जो कंबल था वो कंबल एक ही होता है, जो कंबल टाइप का एक पतला सा चद्दर होता है, चद्दर एक ही था। शोभा कहती है कि ठीक है, एक काम करो, इसको ओढ़ लो, और उसको उड़ा देती है। उड़ा देने के बाद फिर कुछ देर बाद जो शोभा है उसी कंबल में घुसने की, उसी जो चद्दर है उसी चद्दर में वो भी घुसती है। कहती है मुझे भी ठंडी लग रही है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद इन दोनों के बीच में एक नया सिलसिला शुरू होता है। विनोद और शोभा के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है वो एक बार जब शुरू हो जाता है फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। यानी कि उस रात उन लोगों ने तकरीबन 3 से 4 बार संबंध बनाया। उसके बाद जब भी उनको मौका मिलता, यानी कि अब तो शोभा घर में अकेली थी, जब भी विनोद का मन होता या शोभा का मन होता, वो शोभा को बुला लेती, विनोद को बुला लेती। अब इसी बीच विनोद कहता है, उसका एक दोस्त है, वो उस पर फिदा है, शोभा पर। अब इस पर जो शोभा है वो कहती है कि ठीक है। अब जो शोभा है उस दोस्त को बुलवाती है। बुलवाने के बाद से वो उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों दोस्त एक साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं उस शोभा के साथ। अब ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। एक दिन अचानक ये दोनों बैठे होते हैं, तब तक जो विनोद है उसके दोस्त का फोन आता है, और जो विनोद है वो कहता है कि ठीक है, तुम भी आ जाओ यहीं पर, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। अब जो विनोद का जो दोस्त है, विवेक जिसका नाम है, विवेक भी उसके घर पे आता है, और जो
विनोद है वो कहता है कि ये भी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। इस पर जो शोभा है वो मना कर देती है, कहती है बस तुम दोनों के साथ ही संबंध बना सकती, कोई तीसरा अब आएगा तो मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारे तुमने एक बात कही तो मैंने मान लिया। इस पर जो विनोद है वो गुस्सा होता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और जो यहीं तक नहीं थमता है मामला, बल्कि उसके दो दोस्त और आते हैं, यानी कि टोटल 5 लोग होते हैं और 5 लोग मिल करके उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, रेप जैसी घिनौनी वारदात करते हैं। अब जब रेप हो जाता है, जो लड़की है, जब उसको वक्त मिलता है, तो जो लड़की है वो कहती है कि मैं ये बात पूरे गांव में बताऊंगी, पूरे गांव के लोगों को बताऊंगी, ये बात मैं थाने में बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा वैसे घिनौनी हरकत इन लोगों ने किया है। इस पर जो विनोद है वो उन लड़कों को इशारा करता है और कहता है कि इसका काम तमाम कर दो। इस पर जो वो 5 लोग थे, वो 5 जो दरिंदे थे, उन लोगों ने मिलकर के शोभा को मौत के घाट उतार दिया। शोभा की मौत घाट उतारने के बाद उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए बगल के ही गांव में एक नाला है, उसी नाले में फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद ये लोग सोचते हैं कि अब तो कोई जान ही नहीं पाएगा, कोई बचा ही नहीं पाएगा, कोई हम लोगों को पकड़ भी नहीं पाएगा। अब यही सोच करके जो विनोद है और उसके जो चारों दोस्त हैं, ये लोग मस्ती में रहने लगते हैं। जब सुबह उसके घर का जब दरवाजा नहीं खुलता है, शाम हो जाती है, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो कुछ औरतें हैं जो जाती हैं उसके घर पे और उस शोभा शोभा कह करके बुलाती हैं, लेकिन शोभा रहे तो घर पे तब ना। बाहर से किंडी लगी होती है और जब औरतें देखती हैं तो फिर एक दिन का इंतजार करते हैं, लेकिन शोभा का पता नहीं चलता है। आमतौर पे जब शोभा घर से बाहर जाती थी तो अपने घर में ताला लगा करके जाती थी, लेकिन इस बार सिटकिनी लगी हुई थी बस, और ताला लगा हुआ नहीं था। इस पर जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको संदेह होता है, वो बगल के थाने में पहुंचते हैं और किसी ने जो मदन है, मदन को भी फोन कर देते हैं। उधर मदन भी परेशान है, इधर कुछ लोग थाने में पहुंचते हैं और पहुंच करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा वाक्य है। जो मदन की पत्नी है वो कल से ही गायब है, उसके घर में आमतौर पे जब वो जाती है तो घर में ताला मार करके जाती है, लेकिन इस पर किल्ली लगी हुई है और अभी तक उसके घर का दरवाजा नहीं खुला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर में देखती है तो जो घर का जो माहौल था, जो हालत थी, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की हुई हो, क्योंकि बिस्तर सारे इधर उधर गिरे हुए थे, गिरे पड़े थे, बर्तन सामान इधर के उधर हो गए थे। अब इधर जो शोभा है उसकी बॉडी को उधर ठिकाने लगा दिया गया है। उस शोभा का नंबर जब ट्रेस करने की कोशिश की जाती है तो लास्ट लोकेशन उसकी घड़ी पे दिखा रही होती है। अब आस पड़ोस के लोगों से जब बातचीत की करती है पुलिस, जब पूछताछ करती है, तो उसमें एक ही शख्स का नाम निकल करके सामने आता है जो सबसे उसके क्लोज रहता है। जब उस लड़की के नंबर की सीडीआर निकाली जाती है, लास्ट कॉल निकाली जाती है, कॉल लोकेशन निकाली जाती है, जो तमाम चीजें निकाली जाती है, तो फिर उसमें एक ही शख्स का ज्यादा नंबर था, वो था विनोद। पुलिस इसी शक के बिना पे विनोद को उठाती है और अपना एक जाल फैलाती है। वो कहती है कि तुमने क्यों शोभा को मारा। इस पर जो विनोद है, एक छोटा सा लड़का है, जिस लड़का क्या कहेंगे, उसको हैवान कहेंगे, जिसने जिस औरत ने उससे प्यार किया, उसने उसी को मौत के घाट उतारा। जो विवेक है, माफी चाहते हैं, जो विनोद है, विनोद पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस अपने पे आती है तो फिर विनोद सारी बातें निकाल देता है, सारी बातें उसको बताता है पुलिस को। और पुलिस को बताने के बाद जब पुलिस सुनती है तो वाकई सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मदन भी आनंद फानन में फ्लाइट करता है, टिकट लेता है और घर पे पहुंचता है। पता चलता है कि उसके ही पड़ोस के लड़के ने इस इतनी घिनौनी हरकत की है। तो वाकई इस पूरे गांव के लोग शर्मसार हो जाते हैं और उन 5 के 5 दरिंदों को पुलिस कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। बाकी इन पे कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। इधर जो मदन है, अब वो बेचारा एकदम टूट सा गया, अकेला हो रह गया। माता पिता का शायद पहले से ही उठ गया चुका था। इधर जो पत्नी है, पत्नी का भी जो साथ छूट जाता है उससे। इधर जो अपराधी है, इनको सजा कोर्ट तय करता है, देखिए क्या सजा देता है। जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।
मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।